नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम सीधे आने वाले कल के सबसे बड़े सवाल पर बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आर्थिक प्रभाव। आज हम कुछ जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के बिल्कुल विपरीत अनुमानों को समझेंगे। तो चलिए सोचते हैं, क्या एआई आर्थिक समृद्धि का एक सुनहरा युग लाएगा या फिर ये .com क्रैश जैसा एक बहुत बड़ा धोखा साबित होगा? तो आइए इन दो बिल्कुल अलग नज़ारियों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है मशहूर इन्वेस्टर केथी वुड। इनका मानना है कि एआई से करीब $200 ट्रिलियन का एक बहुत बड़ा आर्थिक बूम आने वाला है। पर वहीं दूसरी तरफ आकाश बनर्जी जैसे आर्थिक विश्लेषक एक खतरनाक बबल की चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि 95% एआई इन्वेस्टमेंट्स अभी तक जीरो रिटर्न दे रहे हैं, मतलब कुछ हासिल ही नहीं हो रहा। अब दोनों बातें एक ही समय पर कैसे हो सकती हैं? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। पहला हिस्सा, The Explosive Growth Promise, The Bull Case for Unprecedented Global Wealth। आखिर इस तकनीक के पीछे इतना बेहिसाब पैसा क्यों लगाया जा रहा है? आइए देखते हैं। जैसा कि कैथी वुड समझाती हैं, तकनीकी इतिहास में इस वक्त कुछ अनोखा हो रहा है। 5 प्रमुख इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स एक ही समय पर आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये हैं रोबोटिक्स, एनर्जी स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और मल्टी ओमिक सीक्वेंसिंग। ये सभी एक दूसरे की ताकत को कई गुना बढ़ा रहे हैं। सच कहूं तो ऐसी कन्वर्जेंस या ऐसी ताकतों का मिलना पिछली सदी के शुरुआती दौर के बाद से कभी नहीं देखा गया। इससे आने वाले समय में बेहिसाब आर्थिक अवसर पैदा होने की उम्मीद है। और हैरानी की बात यह है कि इसके विकास की रफ्तार कितनी तेज है। एआई की ट्रेनिंग कॉस्ट हर साल 70% की दर से गिर रही है। जरा सोचिए इस बारे में। जो मूर्स लॉ पहले 2 साल में तकनीक को दुगना बेहतर करता था, वो अब सिकुड़कर सिर्फ 6 महीने का रह गया है। तकनीक तेजी से सस्ती और आसान हो रही है, जो किसी भी बिजनेस मॉडल के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। इन्हीं सब का नतीजा है कि कैथी वुड कहती हैं कि दुनिया भर की रियल जीडीपी ग्रोथ, जो अभी 2 से 3% के दायरे में अटकी हुई है, वो सीधे 6 से 9% तक बढ़ जाएगी। और इसका मुख्य कारण होगा प्रोडक्टिविटी में इजाफा। ये एक ऐसी डिफ्लेशनरी वेल्थ क्रिएशन होगी जहां चीजें बेहतर और सस्ती बनेंगी। बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमी के पुराने मॉडल्स पूरी तरह से बदल जाएंगे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, साइंस ऑफ एन एआई बबल, क्रैक्स इन द फाउंडेशन एंड द 95% रियलिटी चेक। खैर, ऐसे कई साफ संकेत हैं जो इशारा करते हैं कि ये तेज विस्तार शायद 1990s के दशक के आखिर की उस खतरनाक .com स्पेकुलेशन की याद दिला रहा है, जहां हकीकत से ज्यादा हवाई बातें थी। बबल्स एंड क्रैशेस नामक किताब से लिए गए एक फ्रेमवर्क का हवाला देते हुए आकाश बनर्जी बताते हैं कि मौजूदा मार्केट में एक टेक्नोलॉजिकल बबल के सभी 4 क्लासिक संकेत मौजूद हैं। पहला है अनसर्टेनिटी, जहां बिजनेस मॉडल क्लियर ही नहीं है। दूसरा, प्योर प्ले स्टार्टअप्स, जिनका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ एक नई तकनीक पर टिका है। तीसरा, नॉविस इन्वेस्टर्स, यानी ऐसे नए निवेशक जो बिना समझे बस भेड़ चाल में पैसा लगा रहे हैं। और चौथा है नैरेटिव फीवर, जहां बस यही शोर है कि एआई सब कुछ बदल देगा। ये चारों संकेत बताते हैं कि हम इनोवेशन से निकलकर अब खतरनाक सट्टेबाजी में प्रवेश कर चुके हैं। अब इस डेटा को देखिए। MIT की एक स्टडी ने एक चौंका देने वाला आंकड़ा पेश किया है। एआई को अपनाने वाली कंपनियों के 95% जेनरेटिव एआई इन्वेस्टमेंट्स ने अभी तक उन्हें बिल्कुल जीरो मेजरेबल फाइनेंशियल रिटर्न दिया है। जी हां, जीरो। सिर्फ 5% प्रोजेक्ट्स ही मुनाफा या कोई ठोस नतीजा दिखा पा रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनियां पानी की तरह पैसा तो बहा रही हैं, पर उन्हें मुनाफा ना के बराबर मिल रहा है। इस खतरे को और भी बड़ा बना रही है ये आपस में जुड़ी हुई सर्कुलर इन्वेस्टमेंट लूप। इसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि टेक जायंट एनवीडिया एआई स्टार्टअप्स में अरबों डॉलर्स का निवेश करती है। फिर वही स्टार्टअप्स उस आई हुई फंडिंग का इस्तेमाल करके सीधे एनवीडिया की ही चिप्स खरीद लेते हैं। असल में ये कंपनियां आपस में ही पैसा घुमा रही हैं, जिससे नकली डिमांड पैदा हो रही है और मार्केट वैल्यूएशन हवा में उड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरे आर्थिक सिस्टम के लिए कितना बड़ा खतरा बन रहा है। सिर्फ 7 बड़ी टेक कंपनियां, जिन्हें हम मैग्निफिसेंट 7 कहते हैं, आज S&P 500 की कुल वैल्यूएशन का 1/3 यानी करीब 33.3% हिस्सा बन चुकी हैं। सोचिए, अगर इन कंपनियों का एआई नैरेटिव थोड़ा सा भी फेल होता है ना, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ पूरे ग्लोबल मार्केट को एक झटके में हिलाकर रख सकती है। ये काफी फ्रिजाइल स्थिति है। तीसरा हिस्सा, द रियल मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, व्हाट द करंट नंबर्स एक्चुअली शो। हवाई भविष्यवाणियों से बाहर निकलकर अगर हम आज के रियल टाइम आर्थिक आंकड़े देखें तो सच्चाई थोड़ी परेशान करने वाली लगती है।
टेक और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने मैसिव खर्च के बावजूद चीफ इकोनॉमिस्ट डीन माकी इस बात की तरफ ध्यान खींचते हैं कि पिछले 2 क्वार्टर्स में रियल जीडीपी ग्रोथ धीमी होकर सिर्फ 1.2% एनुअलाइज्ड रह गई है। और इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात क्या है? आम लोगों की रियल वेज और सैलरी इनकम ग्रोथ असल में नेगेटिव में चली गई है। डीन माकी का ये आंकड़ा साफ दर्शाता है कि किसी डिफ्लेशनरी यूटोपिया के आने की बजाय एआई पर किया जा रहा ये भारी खर्च असल में महंगाई को और बढ़ा रहा है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इक्विपमेंट के दाम 1 साल में 8.6% बढ़ गए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि एआई का ये आक्रामक विस्तार सिर्फ एक धीमी होती हुई इकोनॉमी की कमियों को ढकने का प्रयास कर रहा है और साथ ही इन्फ्लेशन को ऊपर ढकेल रहा है। चौथा हिस्सा, हिस्ट्री ऑफ टेक एंड वेजेस, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी वर्सेस ह्यूमन रियलिटी। अब इन सभी मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स का आम कर्मचारियों की जिंदगी पर आखिर क्या असर पड़ेगा? इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, जैसा कि गैरिस इकोनॉमिक्स ने अपने विश्लेषण में किया है। तो एक आर्थिक थियरी है जिसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये मानती है कि नई तकनीक एक कर्मचारी की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, इसलिए उसकी तनख्वाह अपने आप बढ़नी चाहिए क्योंकि वो अब कंपनी के लिए ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है। पर क्या सच में आम आदमी का मुनाफा ऐसे ही आसानी से बढ़ता है? इतिहास हमें एक बिल्कुल ही अलग और थोड़ी कड़वी सच्चाई दिखाता है। नई तकनीक को आम लोगों के जीवन में उतारना हमेशा एक लंबा और दर्दनाक प्रोसेस रहा है। 1700 और 1800 की औद्योगिक क्रांति ने लाखों किसानों और शिल्पकारों को बेरोजगार कर दिया, जिससे करीब 150 सालों तक फैक्ट्री मजदूरों को भयंकर गरीबी में जीना पड़ा। सच तो यह है कि 1940 के बाद शुरू हुए मजबूत लेबर मूवमेंट्स ने ही जब लड़ाई लड़ी और दौलत को नए सिरे से बांटा, तब जाकर लोगों के जीवन स्तर में सच में सुधार आना शुरू हुआ। तो सबसे अहम निष्कर्ष यहाँ ये निकलता है कि एक तरफ इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि तकनीक आराम और बेहतर तनख्वाह देगी, पर दूसरी तरफ हिस्टोरिकल रियलिटी हमें सिखाता है कि उत्पादन में होने वाली तेज वृद्धि सिर्फ तभी इकोनॉमी को फायदा पहुंचा सकती है जब उसे खरीदने के लिए एक समृद्ध मिडिल क्लास मौजूद हो। अगर सारी आमदनी कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही रहेगी तो आर्थिक असमानता बढ़ेगी। अगर आम इंसान के पास पैसा ही नहीं होगा तो एआई द्वारा बनाए गए नए प्रोडक्ट्स आखिर खरीदेगा कौन? पांचवा और आखिरी हिस्सा, हु ओन्स द फ्यूचर, सिंथेसाइजिंग द पाथ्स फॉरवर्ड। चलिए इस पूरे विश्लेषण के आधार पर इन अलग अलग आर्थिक रास्तों का निष्कर्ष निकालते हैं। आखिर इस नए एआई भविष्य का मालिक कौन होगा? अगर हम बीते हुए .com एरा और आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा की तुलना करें तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। .com के समय फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क में बेहिसाब पैसा फूंक दिया गया था। ठीक वैसे ही आज जीपीयूज के कंप्यूटिंग कैपेसिटी का अंबार लगता जा रहा है। अगर बिना किसी ठोस और सच्चे बिजनेस मॉडल के ये कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर का पहाड़ गिरता है तो मार्केट क्रैश होगा और इसका सबसे भारी असर आम लोगों के पेंशन फंड्स, कैपिटल मार्केट्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स पर सीधे तौर पर पड़ेगा। और इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही गंभीर है। मान लीजिए एआई पूरी तरह सफल हो भी जाता है और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है, तब भी इतिहास यही कहता है कि सारा मुनाफा उन्हीं की जेबों में जाएगा जिनका इस तकलीफ पर पूरा कंट्रोल होगा। जैसा कि गैरीज इकोनॉमिक्स ने बिल्कुल सही कहा है, एक बहुत ही असमान सोसाइटी में आम आदमी के लिए काम करना सिर्फ एक आर्थिक मजबूरी और उन अमीरों का कर्ज चुकाने का एक तरीका बनकर रह जाता है जो सारी पूंजी और एसेट्स के मालिक हैं। खैर, इस एक्सप्लेनर का अंत हम इस बेहद गहरे और ऐतिहासिक सवाल के साथ करते हैं। जैसे जैसे टेक्निक, श्रम और पूंजी के तौर तरीकों को जड़ से बदल रही है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में आम समाज को आज़ाद करेगा या फिर ये सिर्फ उन एलिट्स को पहले से भी ज़्यादा अमीर बनाएगा जिनका इस पर कब्जा है? इन दो विपरीत आर्थिक थ्योरीज ने हमें सोचना पर मजबूर कर दिया है। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए धन्यवाद। इस सवाल पर ध्यान से विचार जरूर कीजिएगा क्योंकि हमारा आने वाला कल इन्हीं जवाबों पर निर्भर करेगा।